अनिका की आंखों में अब हैरानी झलकने लगी। उसने अपनी सांस रोककर कहा, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कोई इंसान ऐसा कैसे बन सकता है? इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, यही तो हम भी नहीं समझ पाए। जब हम उसे पकड़ने पहुंचे तो वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। असल में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाया। लेकिन उसकी मौत के बाद जब हमने उसका पोस्टमार्टम कराया तो सच्चाई सामने आई। उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई थी। किसी ने उसके डीएनए में किसी वाइल्ड एनिमल का डीएनए मिलाया था, जिससे उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया था। अनिका की आंखें अब डर और क्यूरियोसिटी से चौड़ी हो गई थीं। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, डीएनए मैनिपुलेशन, ये तो बहुत ही डेंजरस टेक्नोलॉजी है और कोई नॉर्मल इंसान तो ये कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर अब्बास ने गंभीर आवाज में कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो अनिका, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मेडिकल नॉलेज और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इस केस को सॉल्व करने में बहुत काम आ सकती है। हमारे पास उस आदमी का डीएनए सैंपल भी है। हम चाहते हैं कि तुम उसे चेक करो और पता लगाओ कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। फिर इंस्पेक्टर ने थोड़ा रुककर अनिका की आंखों में देखते हुए कहा, देखो अनिका, हमें इस केस को सॉल्व करना ही होगा। बहुत सारे लोग पहले ही घायल हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि और किसी की जान जाए। मैं जानता हूं कि ये काम बहुत ही मुश्किल और रिस्की है, लेकिन अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अनिका का संकल्प। इंस्पेक्टर अब्बास की सारी बात सुनने के बाद अनिका के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी छा गई। वो अपनी सांसों को थोड़ा गहरा करने लगी, जैसे वो अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को एक जगह इकट्ठा कर रही हो। फिर उसने अपनी नजरें इंस्पेक्टर अब्बास से मिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अब्बास, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि मैं कुछ समय पहले एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। उस हादसे में मैंने अपनी पूरी मेमोरी खो दी थी। मेरा पास्ट, मेरे रिश्ते, सब कुछ जैसे एक धुंध में खो गया। मैं याद भी नहीं रख पाती कि मैं कौन थी, कहाँ से आई हूँ और मैंने पहले क्या किया है। उसने एक पल के लिए रुककर अपनी फिंगर्स को आपस में फंसाते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि मैं अब भी पूरी तरह से वो डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं कभी हुआ करती थी। अब मैं पहले की तरह डॉक्टर अमृता नहीं हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी मेडिकल स्टडीज़ को फिर से स्टार्ट किया है। मैंने अपनी बुक्स को फिर से पढ़ना शुरू किया और प्रैक्टिकल्स पर भी ध्यान देना शुरू किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ भी खोया है उसे फिर से हासिल कर सकूं। फिर अनिका ने अपनी आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इस केस में आपकी कितनी मदद कर पाऊंगी। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और मेरी खुद की जिंदगी भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन जितना भी नॉलेज मैंने फिर से सीखी है, उतना भी एक्सपीरियंस मैं फिर से गैदर कर रही हूँ। मैं उसे पूरी तरह से आपके साथ शेयर करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके मिशन में जितनी हो सके उतनी मदद कर सकूं। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की आंखों में झांकते हुए सिर हिलाया, जैसे वो उसकी ईमानदारी और हिम्मत को समझ गया हो। उसने कहा, अनिका, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। तुमने जैसे अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया, वही इस केस को सॉल्व करने में भी काम आएगा। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अनिका ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजरें फिर से धीरे धीरे विशाल की तरफ मुड़ गईं। वो गौर से विशाल को देखने लगी। उसके मन में कहीं न कहीं एक हल्की सी शक की लहर उठ रही थी। विशाल शांत और कंपोज दिख रहा था, लेकिन अनिका को उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। अनिका एक शांत कैफे में इंस्पेक्टर अब्बास से मिली, जहां विशाल भी मौजूद था। अब्बास ने अनिका को देखते ही उसे अपने पास बुलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के केस से जुड़ी सारी जानकारी दी, ये जानते हुए कि इस मामले में अनिका ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अनिका ने ध्यान से उनकी बातें सुनी, खुद को शांत रखते हुए कहा, इंस्पेक्टर अब्बास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपना अतीत भूल चुकी हूँ। मेरे पास कोई यादें नहीं हैं, कोई सुराग नहीं कि मैं पहले कैसी डॉक्टर थी या किस मिशन पर थी, लेकिन मैंने अपनी मेडिकल स्टडीज फिर से शुरू कर दी हैं और जितना हो सकेगा मैं आपके मिशन में मदद करूंगी। अनिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी जेब से एक छोटा पैकेट निकाला। उन्होंने अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अनिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पैकेट में उस अजीब आदमी का डीएनए सैंपल है जिसके बारे में मैंने बताया था। ये सैंपल तुम्हारे लिए एक सुराग हो सकता है जो तुम्हारी जानकारी और विशेषज्ञता के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अनिका ने सावधानी से पैकेट को अपने हाथों में लिया, उसे कसकर पकड़ते हुए जैसे वो समझ गई हो कि यह सिर्फ एक छोटा पैकेट नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य की चाबी है। फिर उसने हल्की मुस्कान दी और उसे सावधानी से अपने बैग की सामने वाली जेब में रख दिया। इसके बाद अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, क्या कुछ और भी है इंस्पेक्टर अब्बास? क्या आप मुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर अब्बास ने गहरी नजर अनिका पर डाली, जैसे उनकी आंखों में कोई पुरानी याद ताज़ा हो रही हो। थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने धीरे से कहा, अनिका, शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा, लेकिन जब तुमने 6 साल पहले स्पेशल डिपार्टमेंट छोड़ दिया था, तब भी तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। आधिकारिक तौर पर तुम अभी भी उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा हो और मैं चाहता हूं कि तुम वापस आकर इस मिशन का हिस्सा बनो। उस समय तुम्हारी काबिलियत को देखकर ये तय हुआ था कि जब तक कोई बड़ा और चुनौतीपूर्ण मामला सामने नहीं आता, तब तक तुम्हें वापस बुलाया नहीं जाएगा।
इसी वजह से इतने सालों तक हमने तुमसे कोई संपर्क नहीं किया। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बातें सुनकर अनिका कुछ पलों के लिए हैरान रह गई। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता झलक रही थी, जैसे उसे अचानक से कोई पुरानी याद सताने लगी हो। फिर उसने इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में झांककर कहा, ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ। जब मेरी याददाश्त चली गई थी उस समय भूमिका ने मुझे एक बार बताया था कि मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट में शामिल होने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं, और मैं चाहती हूँ कि अगर आज भी आप उन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं तभी मैं वापस आ सकती हूँ, तभी मैं फिर से इस मिशन का हिस्सा बनूंगी। अनिका की आवाज़ शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उस पर कोई शक हो, इसलिए उसने जानबूझकर भूमिका का जिक्र किया। उसकी बातों से इंस्पेक्टर अब्बास को ये समझ आ गया कि अनिका पहले की तरह ही पूरी तैयारी और सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएगी। अब्बास ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर सिर हिलाकर बोला, ओके अनिका, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो तुम्हारी काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम जैसी प्रतिभाशाली और समर्पित डॉक्टर ही इस मामले को सुलझाने में हमारी मदद कर सकती हो, और तुम्हारी ये शर्तें इस मिशन के लिए कोई समस्या नहीं हैं। तुम बस वापस आ जाओ, यही काफ़ी है। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर एक हल्की मुस्कान दी। फिर वो अपने बैग को कंधे पर डालकर धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, जैसे उसे फिर से अपना उद्देश्य मिल गया हो। कैफे के अंदर हल्की सी हलचल थी, लेकिन अनिका के लिए अब कुछ जैसे रुक गया था। उसने इंस्पेक्टर अब्बास को एक आत्मविश्वास भरा लुक दिया और फिर बिना कुछ कहे कैफे से बाहर निकल गई। आकाश गुलेरिया का शानदार स्वागत। वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा था। पूरा ऑफिस आज जैसे किसी भव्य समारोह के लिए तैयार किया गया था। दीवारों पर चमकीली लाइट्स लगी थीं और हर एक कर्मचारी के चेहरे पर उज्जवल मुस्कान थी। आमतौर पर जितनी भी बड़ी डील्स होती थी उनके लिए भी इतनी भव्य सजावट नहीं होती थी, लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि आज आकाश गुलेरिया खुद अपनी कंपनी में लौट रहा था। मुख्य द्वार पर लाल रंग का कारपेट बिछाया गया था, जिसे देखकर ही एक शाही स्वागत का एहसास हो रहा था। कर्मचारियों ने मिलकर रंग बिरंगे फूलों से एक सुंदर रंगोली बनाई थी। गेट के दोनों तरफ रंगीन गुब्बारों की आर्क बनाई गई थी और बीच में एक बड़ा सा बैनर लगा था, वेलकम बैक आकाश सर, वो भी क्लासी और एलिगेंट फ़ॉन्ट में। जैसे ही वो चमकती हुई लग्जरी कार ऑफिस के मुख्य द्वार के बाहर आकर रुकी, सबकी नजरें स्वचालित रूप से उस कार की तरफ उठ गईं। गाड़ी से उतरते ही आकाश गुलेरिया पर फूलों की बारिश होने लगी, जैसे आसमान से कोई आशीर्वाद बरस रहा हो। आकाश ने जैसे ही अपने पॉलिश किए हुए काले जूतों को लाल कारपेट पर रखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक वरिष्ठ सदस्य ने आकाश को बड़ी ही खूबसूरती से तैयार की गई माला पहनाई। आकाश का दिल भर आया, क्योंकि ये सब देखकर उसे सच में लगा कि ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि उसकी फैमिली थी। ऑफिस की लॉबी में एक छोटा सा स्टेज तैयार किया गया था, जहां एलिगेंट सफेद पर्दे लगे थे और सुनहरी रोशनी से स्टेज जगमगा रहा था। स्टाफ मेंबर्स की तरफ से एक सीनियर एम्प्लॉय ने दिल को छू लेने वाली स्पीच देने के लिए माइक संभाला। उनकी आवाज में भी उत्साह और सम्मान की एक खास झलक थी। फिर एक प्यारा सा बच्चा, जो शायद किसी एम्प्लॉय का बेटा था, अपने छोटे छोटे हाथों में खूबसूरत गुलदस्ता लेकर स्टेज की तरफ बढ़ा। उसके मासूम हाव भाव ने आकाश को एकदम भावुक कर दिया। उसने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसका गुलदस्ता लिया, जैसे ये इस कंपनी की भविष्य की पीढ़ी का प्रतीक हो। बैकग्राउंड में धीमा और भावपूर्ण संगीत बज रहा था, जिससे एक गर्मजोशी भरा और भावनात्मक माहौल बन गया था। एम्प्लॉयज ने अपने हाथों से छोटे छोटे नोट्स और मैसेजेस बनाए थे। कुछ ने लिखा था, सर आपकी वापसी से हमें फिर से नई एनर्जी मिल गई है। कुछ ने दिल को छू लेने वाले कार्ड्स में लिखा था, सर गुलेरिया ग्रुप्स फिर से ऊंचाइयों को छुएगा अब आपकी गाइडेंस में। हर एक नोट, हर एक मैसेज आकाश को अपनेपन और बिलोंगिंगनेस का एहसास दिला रहा था। इन सारे नोट्स और मैसेजेस को एम्प्लॉयज ने मिलकर एक खूबसूरती से सजाए गए बॉक्स में रखा था। बॉक्स को खास तौर पर सुनहरे और लाल रैपिंग पेपर से सजाया गया था, जिस पर सिल्वर रिबन लगी थी। बॉक्स के ऊपर एक हाथ से लिखा कार्ड भी था, जिसमें लिखा था, सर वेलकम बैक। ये छोटे छोटे मैसेजेस हमारी फीलिंग्स का सिंबल है आपके लिए। आकाश ने उस बॉक्स को बड़े ही प्यार से और सावधानी पूर्वक अपने हाथों में लिया, जैसे ये कोई साधारण गिफ्ट नहीं बल्कि पूरे ऑफिस का प्यार और सम्मान इसमें सिमटकर आ गया हो। उसकी आंखें कुछ नम हो गई थी, लेकिन उसने तुरंत ही सबको एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। वो जानता था कि ये हाव भाव उसकी वापसी को और भी खास बना रहे हैं। अब जैसे ही आकाश ने सबको थैंक यू कहकर अपने केबिन की तरफ बढ़ना शुरू किया, तभी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने पीछे से उसे धीरे से आवाज दी, सर सॉरी पर एक मिनट। उसने अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया और दूसरी तरफ थोड़ा नर्वस हंसी के साथ देखा। आकाश ने उसके इशारे की दिशा में जब अपनी नजर घुमाई तो उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। उसने सोचा था कि उसने पहले ही सारी डेकोरेशंस और सरप्राइज देख लिए थे, लेकिन ये तो उसके कल्पना से भी ज्यादा था। उस दिशा में एक खास तौर पर डिजाइन किया गया केक रखा हुआ था। वो सिर्फ कोई साधारण केक नहीं था, बल्कि एक शानदार 5 लेयर वाला केक था,
जिसमें अलग अलग फ्लेवर की लेयर्स थीं। केक के टॉप पर बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा गया था, वेलकम बैक आकाश सर, नई उड़ान के लिए तैयार। केक की प्रेजेंटेशन इतनी क्लासी और इम्प्रेसिव थी कि आकाश को एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके आसपास खड़े कुछ सीनियर एम्प्लॉयज में से एक ने बड़े ही सम्मानजनक और विनम्र अंदाज में कहा, सर प्लीज अपने हाथों से इस केक को कट कीजिए, ये मोमेंट सिर्फ आपका है। आकाश ने थोड़ी देर उनकी तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन को धीरे से हाँ में हिला दिया। उसके चेहरे पर एक शांत और कृतज्ञ मुस्कान थी। फिर वो बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज में केक कटिंग टेबल की तरफ बढ़ा। जैसे ही आकाश ने केक कट करना शुरू किया, पूरे स्टाफ की तरफ से जोरदार तालियों और खुशियों की आवाजें आने लगी। पूरा माहौल पॉजिटिव एनर्जी और उत्साह से गूंज उठा। हर कोई उस मोमेंट को अपने मोबाइल फोन्स में कैप्चर करने में व्यस्त था, लेकिन आकाश के लिए सरप्राइज यहीं खत्म नहीं हुए थे। जैसे ही केक का पहला पीस कट कर निकला, पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर एक छोटा सा वीडियो प्ले होना शुरू हो गया। वीडियो सिर्फ 2-3 मिनट का था, लेकिन उसमें आकाश के पुराने दिनों की कुछ अनमोल यादें थीं। कुछ कैंडिड ऑफिस पिक्चर्स, कुछ मजेदार पल और कुछ अवार्ड सेरेमनीज की झलकियां। वीडियो में ऑफिस के सीनियर्स के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबर्स के खास बधाई संदेश भी जुड़े हुए थे। उनकी गर्मजोशी भरी और दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर आकाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस तरह पूरा ऑफिस आकाश के स्वागत में सजा था और हर कोई आकाश के आसपास घूम रहा था, उसे देखकर आकाश की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। वो हैरान था कि इतनी सारी अरेंजमेंट्स, इतनी सारी डेकोरेशंस, सब कुछ उसके लिए किया गया था। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने न सिर्फ एक कंपनी खड़ी की, बल्कि उसमें एक फैमिली जैसी गर्मजोशी और बॉन्डिंग भी क्रिएट की थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने इस ऑफिस को सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं बल्कि एक घर बना दिया था। वो एम्प्लॉयज जो उसके साथ खड़े थे, वो सिर्फ स्टाफ नहीं थे, वो उसके अपने लोग थे। आकाश के गले में फूलों की ढेर सारी माला थी, लाल और सफेद फूलों से बनी हुई, जिनकी खुशबू उसे तरोताज़ा कर रही थी। आकाश की पर्सनल सेक्रेटरी के हाथों में कई खूबसूरती से रैप किए गए गिफ्ट बॉक्सेस थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन हर एक में उस गर्मजोशी और प्यार की झलक थी जो उसके कलीग्स उसके लिए महसूस कर रहे थे। आकाश का दिल भर आया। वो हर किसी की आंखों में अपने लिए जेन्युइन रिस्पेक्ट और अफेक्शन देख पा रहा था। आकाश ने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए सबको धीरे से थैंक यू कहा और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ सियाल हाउस का शांतिपूर्ण और मधुर वातावरण दिखाया गया। वहां लक्ष्य अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था। टेबल पर ताज़ा बने पराठे, मक्खन और गर्मा-गर्म चाय की खुशबू फैल रही थी। लक्ष्य की माँ, जिनकी आंखों में हमेशा अपने बेटे के लिए चिंता भी रहती थी और आशीर्वाद भी, उसने बड़ी ही सावधानी से पूछा, लक्ष्य, वो जो बाजूबंद मैंने तुम्हें श्वेता को देने के लिए दिया था, वो तुमने श्वेता को दिया या नहीं? लक्ष्य ने अपनी माँ की बात सुनकर एक छोटा सा पॉज लिया, फिर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोला, माँ, अगर सब कुछ ऐसे ही स्मूथ चलता रहा जैसे अभी चल रहा है, तो मैं सबसे पहले श्वेता को अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनाऊंगा और फिर आप खुद ही श्वेता को वो बाजूबंद दे देना। उसकी बात सुनकर माँ की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वो एक्साइटमेंट से बोली, मतलब श्वेता की बड़ी बहन अनिका ने आप दोनों के रिश्तों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है? लक्ष्य ने सिर झुकाकर और हंसते हुए कहा, हाँ माँ। फिर उसने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, जब आपने वह बाजू बंद दिया था, तब मैंने आपको सब बता दिया था कि श्वेता की फैमिली ने ये डिसीजन उसकी बहन अनिका पर छोड़ा है। श्वेता अपनी दीदी को बहुत मानती है। जब तक अनिका दीदी अपनी परमिशन नहीं देंगी, तब तक श्वेता इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। माँ ने खुशी से उसका हाथ अपनी गर्म हथेलियों में लिया और बोली, लक्ष्य बेटा, मुझे यकीन था कि तुम्हारा प्यार और तुम्हारी सच्चाई आखिरकार श्वेता के परिवार को भी कन्विंस कर देगी। लक्ष्य ने भी अपनी माँ को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसने धीरे से कहा, माँ, बस अब एक और सरप्राइज है आपके लिए। माँ ने मजाकिया अंदाज में आईब्रो उठाकर कहा, अरे मैं तो पहले ही तुम्हारी शादी की बात सुनकर इतनी खुश हूँ, जल्दी बताओ और क्या सरप्राइज है मेरे लिए। अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य ने अपनी आंखों में एक दृढ़ता के साथ हल्की सी मुस्कान ला दी और धीरे से कहा, माँ, मेरा पैर अब पूरी तरह ठीक हो गया है। डॉक्टर ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इसलिए मैंने अब फिर से आर्मी ज्वाइन करने का माइंड बना लिया है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और गर्व झलक रहा था। उसकी माँ की आंखें पहले खुशी से चमकी। वो अपने बेटे के आर्मी में फिर से लौटने की बात सुनकर जेन्युइनली खुश हो गई थी। उनकी मुस्कान उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। माँ ने झटके से कहा, ये तो डबल खुशी है बेटा। एक तरफ तुम्हारी शादी की खुशखबरी और दूसरी तरफ तुम्हारी आर्मी की वापसी। सच में भगवान ने हमें फिर से सब कुछ दे दिया है। लेकिन ये खुशी कुछ ही सेकंड में माँ के चेहरे से धीरे धीरे फेड होने लगी। उनकी आंखें थोड़ी सी नम हो गईं और उनका एक्सप्रेशन उदासी की तरफ चला गया। वो अचानक से यादों में खो गईं। लक्ष्य ने अपनी माँ की आंखों में उदासी देख ली। वो समझ गया कि उसकी माँ किसके बारे में सोच रही है। तभी वो अपनी चेयर से उठा।
माँ के पास जाकर पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, माँ, मुझे पता है आप किसे याद कर रही हो। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, सागर। सागर ने हमारे लिए कितनी बार अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसने तुम्हारी शादी के लिए कितने सपने देखे थे। काश आज वो हमारे बीच होता। इतना कहते कहते माँ की आवाज़ भर आ गई। उनके आंसू उनके गालों पर धीरे से बहने लगे थे। उनका दिल भर आया था। लक्ष्य ने अपनी माँ के शोल्डर को और धीरे से दबाया। उसकी भी आंखें थोड़ी नम हो गईं। वो भी कहीं न कहीं अपने भाई सागर को दिल से मिस कर रहा था। माँ के आंसू देखकर उसने धीरे से कहा, माँ, मैं जानता हूँ सागर भैया आज जहाँ भी होंगे हमें देख रहे होंगे और वो भी हमारी खुशियों में हमारे साथ होंगे। माँ ने उसकी बात सुनकर एक हौसले भरी मुस्कान दी और अपने आंसुओं को हाथ से धीरे से पोंछ लिया। मल्होत्रा हाउस में श्वेता और लक्ष्य का रोमांटिक पल। उधर मल्होत्रा हाउस में माहौल पूरी तरह से अलग था। मल्होत्रा फार्मेसी में श्वेता अपने काम में पूरी तरह से लीन थी। उसने आज का सारा काम कुशलता से पूरा करना था। उसकी डेस्क पर बहुत सारे मेडिसिन के कार्टून करीने से लगे थे। उसके सामने लैपटॉप खुला था जिसमें वो अपने सारे ऑर्डर्स और क्लाइंट्स की डिटेल अपडेट कर रही थी। आज दोपहर में ही श्वेता को लक्ष्य का मैसेज आया था जिसमें उसने लिखा था, आज रात का डिनर मेरी तरफ से, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तैयार रहना। उस मैसेज को पढ़कर श्वेता का दिल हल्की एक्साइटमेंट से भर गया था। वो चाहती थी कि जब तक लक्ष्य आए वो अपना सारा काम फिनिश कर दे, इसलिए वो अपने हर काम को तेजी से और सटीकता के साथ कर रही थी। जैसे ही वो अपना पर्स उठाकर फार्मेसी से निकलने लगी तभी पीछे से किसी ने उसे धीरे से आवाज दी, श्वेता मैडम। उसने रुककर तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां उसका एक पुरुष एम्प्लॉय खड़ा था जिसकी उम्र 25-30 साल के आसपास थी। नर्वसनेस भी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन हिचकिचा रहा हो। उस लड़के की बात सुनकर श्वेता ने अपनी शांत और प्रोफेशनल टोन में कहा, हाँ, क्या कहना चाहते हो? उस एम्प्लॉय ने थोड़ी सी नर्वस आवाज में बोला, मैडम, ये जो मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था। कुछ मेजरमेंट्स और प्रोसीजर्स को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं आपके केबिन में क्लैरिफाई करने ही आ रहा था, पर जब देखा कि आप बाहर जा रही थीं तो मैंने पीछे से आवाज दे दी। श्वेता ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसे लगा कि ये वास्तविक डाउट था, इसलिए वो वहीं थोड़ी देर रुक गई। उसने उस लड़के के डाउट्स को शांत और स्पष्ट रूप से समझाया। थोड़ी देर में श्वेता ने व्हाइट बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स भी लिखकर समझा दिए। एम्प्लॉय ने श्वेता का बहुत ही सम्मान से धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन इस सब में श्वेता का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। ये सब पीछे से चुपचाप लक्ष्य देख रहा था। वो काफी देर से फार्मेसी के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि श्वेता किसी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़के से बात कर रही थी तो उसके मन में हल्की सी ईर्ष्या और असुरक्षा की फीलिंग आ गई। हालांकि उसने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की, रिलैक्स, ये बस फॉर्मल और प्रोफेशनल डिस्कशन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही श्वेता बाहर आई और उसकी कार की तरफ चली, उसने देखा कि लक्ष्य की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं। वो हल्का सा तनाव भरा एक्सप्रेशन लिए हुए था। उसका सामान्य उत्साह गायब था। श्वेता ने मुस्कुराकर बोला, हाय चलें, लेकिन लक्ष्य ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ हाय कहा। उसकी आवाज में वो सामान्य गर्मजोशी नहीं थी। श्वेता ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लग रहे हो? लक्ष्य ने एक लंबी सांस ली और बोला, पता नहीं श्वेता जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, बस मुझे अच्छा नहीं लगा जब मैंने देखा वो लड़का आपको पीछे से रोक रहा था और फिर आप उससे बात कर रही थी। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई। श्वेता ने उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी और उलझन साफ नजर आ रही थी। वो समझ चुकी थी कि लक्ष्य को कहीं न कहीं पॉजिटिव फीलिंग हो रही है, लेकिन वो चाहती थी कि वो खुलकर सब बोले, इसलिए उसने टीजिंग अंदाज में हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हाँ, क्या मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती? आर यू जेलियस? जैसे ही उसने ये वर्ड्स कहे, श्वेता को खुद भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछ लिया। ये एकदम से उसकी जुबान पर आ गया था, शायद दिल की बात अचानक से बाहर आ गई थी। लक्ष्य ने श्वेता की तरफ एक गहरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत और सॉफ्टनेस थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सीरियसली, आर यू इवन आस्किंग दिस? लक्ष्य ने थोड़े से इरिटेशन और थोड़े से प्यार के साथ कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें सच में सब कुछ कह रही थीं। वो जानता था कि जो फीलिंग उसके अंदर थी वो बस जेलसी ही थी। श्वेता ने भी अपनी मुस्कान छुपाते हुए धीरे से बोला, यस, बिकॉज आई नो यू आर जेलियस। उसने टीजिंग अंदाज में अपनी बातें कहीं। उसकी आवाज में हल्का सा कॉन्फिडेंस था। वो जानती थी कि ये बात कहकर वो लक्ष्य को थोड़ा सा परेशान कर देगी। लक्ष्य ने हल्के से अपनी सांस छोड़ी और बोला, जस्ट शट अप श्वेता जी। लेकिन उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जिसमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था।
उसके शब्द प्यार से लिपटे हुए थे। श्वेता की हंसी अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जानती थी कि वो इस वक्त लक्ष्य को थोड़ा सा परेशान कर रही है, पर उसका दिल भी यही चाहता था कि लक्ष्य खुलकर अपने जज्बात बताएं। इसी टीजिंग मोमेंट में श्वेता को महसूस हुआ कि आज पहली बार वे दोनों इतनी खुलकर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। ये वही बातें थीं जो वो अक्सर सोचते थे लेकिन कभी जबान पर लाते नहीं थे। श्वेता के चेहरे पर भी हल्की सी नर्वसनेस थी। ये सब बातें करने के बाद वो खुद भी थोड़ा सा शाय फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। उसके चेक्स हल्के गुलाबी हो गए थे। श्वेता की नजरें नीचे झुकी हुई थी, लेकिन वो चुपके चुपके नजर उठाकर लक्ष्य के एक्सप्रेशन को देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई मीठा सा डर उसे महसूस हो रहा हो। लक्ष्य ने श्वेता की हालत देखी तो उसकी तरफ थोड़ा सा झुक गया। उसने श्वेता के चेहरे को धीरे से अपने हाथों में लिया। बिना कुछ कहे उसने श्वेता के गालों पर एक प्यारा सा किस कर दिया। वो किस जैसे सब कुछ कह गया। श्वेता की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। उसका चेहरा शर्म से और भी ज्यादा गुलाबी हो गया। लक्ष्य ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाकर बोला, किसने कहा कि मैं कुछ फील नहीं करता? श्वेता के कानों में लक्ष्य की वो आवाज अब भी गूंज रही थी। किसने कहा कि मैं कुछ फील नहीं करता? उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था वो सुनाई दे रही होंगी। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि लक्ष्य ने इतनी साफ साफ बातें कह दी थीं। वो हल्की सी कांपती आवाज में बोली, क्या आप सच में ये सब कह रहे हो? आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हो? उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी थी और उस नमी के पीछे कितनी ही उम्मीदें छुपी हुई थीं। लक्ष्य ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसका चेहरा थोड़ी सी सीरियसनेस और थोड़ी सी टीजिंग के साथ भरा हुआ था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। श्वेता की ये घबराहट, उसकी नजरों का बार बार झुकना, ये सब लक्ष्य को साफ दिखाई दे रहा था। श्वेता कुछ और पूछने ही वाली थी कि अचानक लक्ष्य ने अपना सिर झुकाया और इस बार उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को सॉफ्टली किस कर दिया। ये किस पहले वाली हल्की टीजिंग वाला नहीं था। ये कुछ और था, जैसे एक साइलेंट कन्फेशन हो। श्वेता का पूरा चेहरा गर्म हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी पलकों की कंपन और उसके गालों की हल्की सी लाली, ये सब कुछ खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रहे थे। उस पल श्वेता का दिल कह रहा था कि वो सब कुछ छोड़कर बस लक्ष्य से लिपट जाए। लक्ष्य ने उसके होठों से हटकर बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यारे अंदाज में पूछा, डू यू बिलीव मी नाउ? उस एक सवाल में सब कुछ छुपा था। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे सच को बयां कर रही थी। श्वेता की आंखें भर आईं। उसके होंठ थर्रा रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस खुशी को कैसे एक्सप्रेस करे। वो बस एक झिझक के साथ बोली, क्या आप सच कह रहे हो? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वो बस एक भरोसा चाहती थी। लक्ष्य ने उसके बालों को बहुत प्यार से पीछे किया। उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या श्वेता जी? कितनी बार पूछोगे? उसकी टीजिंग मुस्कान ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। श्वेता को खुद पर भी हंसी आ गई। वो बस अपना चेहरा छुपा लेना चाहती थी। वो बात नहीं है, श्वेता ने हल्की सी हंसी के साथ बोला, मैं तो बस ऐसे ही। श्वेता खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने शब्दों में उलझ रही थी, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ कह रहा था। तभी लक्ष्य ने अपने हाथ को उसके होठों पर सॉफ्टली रखकर उसकी बातों को रोक दिया। उसकी आंखों में इतनी सॉफ्टनेस थी कि श्वेता का दिल पूरी तरह से मेल्ट हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस उस पल को जी रही थी। अब उनके बीच में कोई शब्द नहीं थे, बस उनकी नजरें थी, उनकी धड़कनें थी और वो पल था। ऐसा लग रहा था कि सारा संसार जैसे उस एक पल में ठहर गया हो। श्वेता और लक्ष्य के बीच एक ऐसी खामोश केमिस्ट्री बन गई थी जिसमें अब शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। कुछ देर तक वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उनकी सांसों की हल्की सी आवाज थी जो इस पल को और ज्यादा इंटेंस बना रही थी। श्वेता की नजरें अब भी झुकी हुई थीं और उसका दिल किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। लक्ष्य ने उसके गालों को हल्के से छुआ, जैसे वो उसे रीअश्योर कर रहा हो कि सब सेफ है। उसकी उंगलियों की नरमी ने श्वेता को और ज्यादा नर्वस कर दिया। श्वेता ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में वो सब कुछ था, माइनस एक्साइटमेंट, हेजिटेशन और उस पल की खुशी। लक्ष्य ने उसकी आंखों में देखा और बहुत सॉफ्टली कहा, श्वेता, आई हैव नेवर बीन दिस श्योर अबाउट एनीथिंग बिफोर। आपको पता भी है जब आप पास होती हो, एवरीथिंग एल्स जस्ट डिसअपियर्स। श्वेता के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसके होठों से बस एक छोटी सी सांस निकली और उसकी आंखें भर आईं। लक्ष्य ने उसके माथे पर हल्की सी किस की। उसके जेस्चर इतने कोमल थे कि श्वेता की आंखों से एक आंसू खुद ब खुद नीचे गिर गया। लक्ष्य ने तुरंत उसे अपने हाथों से पहुंचा और फिर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए वो बहुत धीरे से बोला, डोंट क्राई, यू लुक परफेक्ट व्हेन यू स्माइल। श्वेता का दिल जैसे उस पल किसी गुलाब की तरह खुल गया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर की सारी टेंशन, सारे सवाल एकदम हल्के हो गए थे। फिर वो बहुत धीरे से बोली, आई एम सॉरी,
आई डोंट नो आई एम क्राइंग, लक्ष्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि ये सब रियल है और तुम खुद को रोक नहीं पा रही। श्वेता ने अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की। स्टॉप इट, यू आर मेकिंग मी नर्वस। लक्ष्य ने उसे और करीब खींच लिया। यू आर नर्वस एंड आई लव इट, उसने एक मजाकिया टोन में कहा। श्वेता ने उसकी आंखों में देखा और जैसे पहली बार खुलकर मुस्कुरा दी। यू आर इम्पॉसिबल, लक्ष्य ने उसके होठों के बहुत करीब आकर कहा, लेकिन तुम फिर भी मुझे पसंद करती हो, डोंट यू? श्वेता ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ उसकी आंखों में देखा और वो एक नज़र ही जैसे सब कुछ कह रही थी। उनके बीच एक पल की खामोशी फिर से आ गई थी, लेकिन इस बार ये खामोशी अजीब नहीं थी। ये एक गर्मजोशी भरी आरामदायक खामोशी थी। लक्ष्य ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। श्वेता का दिल फिर से तेज हो गया। वो उसकी बाहों में आकर जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। लक्ष्य ने उसके कानों में बहुत धीरे से फुसफुसाया, यू आर ऑल माइन, श्वेता। श्वेता ने उसकी ये बात सुनी और उसकी पूरी बॉडी एकदम हल्की हो गई। उसके चेहरे पर ब्लश साफ दिख रहा था। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर आई वो हल्की सी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। अब उनके बीच कोई फॉर्मल बाउंड्रीज नहीं रह गई थी। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि अब सब कुछ उन्हें बस एक सपने जैसा लग रहा था। और अगले पल में ही लक्ष्य ने उसके माथे को छूते हुए कहा, शैल वी गो? श्वेता ने धीरे से सर हिलाया और फिर वो दोनों कार की तरफ बढ़े, जैसे उस पल से कुछ और ज्यादा सच्चा, कुछ और ज्यादा खूबसूरत बनने वाला हो।